मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे लेसन 1 की एक्सरसाइज। क्लास 8 का लेसन 1 हमने पढ़ा है, अनदर चांस। उसका अभ्यास पाठ के पीछे जो भी ग्रामर दी है वो देखेंगे। अगर आपने हमारा पाठ को समझाने वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें, और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी हमने डाल दिया है तो वो भी देख लें। आप पहले पाठ को समझ लें। अगर आपने पाठ समझ लिया तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसका वीडियो भी डाल दिया है क्वेश्चन आंसर वाले का, और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज वाला वीडियो देख लीजिए। ये तो आपके लिए फिर चुटकियों का खेल है। अगर आपने पाठ को और क्वेश्चन आंसर को समझ लिया है तो ये तो आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लिखा है एक्सरसाइजेस यानी अभ्यास। अब हमने पाठ पढ़ा है, उसके आधार पर कुछ एक्सरसाइज अभ्यास दिए गए हैं, उन्हें हमें करना है। यहाँ पर लिखा है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। लिसन यानी सुनो और रिपीट यानी दोहराओ। अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनको मैं बोलूँगा और आपको दोहराना है। ये शब्द हैं बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग। अब बच्चों, ये जो शब्द हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वे शब्द जिनके अंत में एक जैसी आवाज़ आती हो, जैसे कि सीता गीता, राम श्याम, है ना। अंत में आखिरी में एक जैसी आवाज़ आ रही है, उन शब्दों को राइमिंग वर्ड्स या हिंदी में तुकांत शब्द कहते हैं, है ना। तो ये राइमिंग वर्ड्स है यहाँ पर बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग, है ना। आखिरी में एक जैसी आवाज़ आ रही है। स्टार्ट, हार्ट, पार्ट, बेटर, लेटर, फेटर, डीप, कीप, बीप, है ना। अब इनके अर्थ भी मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि क्या क्या अर्थ होते हैं इनके। बिगिनिंग यानी शुरुआत होता है, विनिंग यानी जीतना, फॉरगिविंग यानी क्षमा करना, स्टार्ट यानी भी शुरुआत होता है, हार्ट यानी हृदय, पार्ट यानी हिस्सा, बेटर यानी बेहतर, उससे अच्छा, लेटर यानी पत्र, फेटर यानी जंजीर या बेड़ियाँ, डीप यानी गहरा, कीप यानी रखना, बीप यानी एक बीप सी आवाज़, बीप सी ध्वनि, जैसे कि गाड़ी में एकदम से अपन बीप बजाते ना, तो एक बीप सी आवाज़ जो थोड़ी देर तक रहती है उसे बोलते हैं। फिर अगला दिया है बच्चों वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति। यहाँ पर दिया है रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रीड द पोएम, कविता को पढ़ो, जैसा कि हमने पढ़ लिया है कविता, एंड और राइट द एंटोनिम्स, और विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। राइट द एंटोनिम्स मतलब इन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ लिखिए। फॉलोइंग वर्ड्स यानी नीचे दिए गए शब्दों के, फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अपने को विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है, मतलब विलोम शब्द या उल्टे शब्द। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने करके बताया है बच्चों, जैसे गुड का क्या होएगा? बैड। गुड यानी अच्छा होता है, बैड यानी बुरा। तो सक्सेस का क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। सक्सेस यानी होता है सफलता, इसका होगा फेल्यूर। FAILURE, फेल्यूर। फेल्यूर यानी असफलता। बच्चों, इसको मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में करते जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो अक्षर थोड़े बड़े हो रहे हैं, इसलिए मुझे इसको मिटाना भी पड़ेगा साथ साथ, और अगले वाले का बताऊँगा फिर मैं। फेल्यूर यानी होता है असफलता, सक्सेस यानी सफलता, फेल्यूर यानी असफलता। अब अगला है स्टेल। स्टेल यानी होता है बासी। तो ताजे के लिए क्या है बच्चों? जल्दी बताओ क्या शब्द आएगा ताजे के लिए? ताजे के लिए आएगा फ्रेश, FRESH, है ना। फ्रेश यानी ताज़ा या ताजी, है ना। हमने लेसन में पढ़ा है फ्रेश बिगिनिंग यानी बिल्कुल ताजी या नई शुरुआत। होप यानी क्या होता है बच्चों? होप यानी होता है आशा। तो निराशा के लिए क्या आएगा? निराशा के लिए आएगा डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर यानी निराशा। नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों। तो होप यानी होता है आशा, डिस्पेयर यानी होगा निराशा, उसका विलोम शब्द।
एंड यानी होता है अंत। तो शुरुआत के लिए क्या होगा बच्चों, शुरुआत के लिए आप बिगिनिंग लिख सकते हैं या स्टार्ट भी लिख सकते हैं। BEGINNING, बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी शुरुआत। अगर इतना बड़ी बिगिनिंग की स्पेलिंग याद नहीं हो पा रही है आपसे तो एंड में, एंड मतलब अंत होता है, तो यहाँ पर बिगिनिंग लिख सकते हो, या बिगिनिंग नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो, शुरुआत के लिए स्टार्ट, START। स्टार्ट यानी भी शुरुआत होता है और बिगिनिंग यानी भी शुरुआत होता है। तो आपको दोनों में से जिसकी स्पेलिंग याद हो जाए वो आप लिख सकते हैं, है ना बच्चों। एंड के लिए क्या आएगा, बिगिनिंग या स्टार्ट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगला शब्द दिया है बच्चों शैलो। शैलो यानी होता है उथला, मतलब कुछ भाग ऊपर उठा हुआ। तो इसका आएगा डीप, DEEP, डीप यानी गहरी। डीप डिज़ायर पढ़ा है ना अपन ने लेसन में, गहरी इच्छा। शैलो यानी उथला या उठा हुआ, उसका आएगा डीप यानी गहरा या गहरी। फिर अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए विथ एप्रोप्रिएट वोवेल्स, उचित स्वरों का यूज करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, मैं आपको बताता हूँ। A, E, I, O और U, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O और U। अब इनमें से अपने को कौन कौन से शब्द आएंगे रिक्त स्थान में, एक एक शब्द यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक एक अक्षर। तो कौन कौन से आएंगे वो अपन देखते हैं, है ना। मैं पहले आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O और U, है ना। ये वोवेल्स में से कौन सा वोवेल्स यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है पहला OFTN, तो इसमें आएगा E, तो ये हो जाएगा OFTEN। तो इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे ऑफन। ऑफन यानी होता है अक्सर। फिर है BLT, अपने पोएम पढ़ी है तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर आएगा बीच में O, BLOT, ब्लॉट। ब्लॉट यानी सुधारना, ब्लॉट आउट यानी सुधारना, है ना। ब्लॉट आउट मिस्टेक्स, ये एक आंसर है हमारे क्वेश्चन का। विश, W और SH है तो आई आ जाएगा बीच में, WISH, विश। विश यानी इच्छा करना या इच्छा। अगला दिया है FORGIVE, तो इसमें भी आ जाएगा आई, तो ये हो जाएगा फॉरगिव। फॉरगिव यानी क्षमा करना, किसी को माफ़ कर देना, फॉरगिव। MISTAKE, इसमें भी आई आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती, मिस्टेक यानी गलती या त्रुटि। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये शब्द बन जाएगा ऑफन, ये बन जाएगा ब्लॉट, ये बन जाएगा विश, ये बन जाएगा फॉरगिव, ये बन जाएगा मिस्टेक। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग, उन शब्दों को खोजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के लिए राइमिंग वर्ड्स की तरह हो, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द की तरह हो। तो किस में से खोजना है अपने को, कविता में से खोजना है, पोएम में से। शाइन यानी होता है चमकीला, तो शाइन की जगह क्या आ जाएगा, या तो हम कविता में से खोज सकते हैं या मन से भी कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कविता में से ही खोजना। तो साइन के लिए अपन लिख सकते हैं साइन की जैसी आवाज़ वाला वाइन, WINE, वाइन। वाइन यानी होता है शराब या दारू। थ्रू, थ्रू यानी होता है पार करना, तो इसकी जैसी आवाज़ वाला शब्द कौन सा बनेगा बच्चों, इसका बनेगा ट्रू, TRUE, ट्रू। ट्रू यानी सत्य या सही, है ना। ज़रूरी नहीं है मैं जो लिख रहा हूँ यही लिखें आप। अगर आपको कोई ऐसा शब्द पता हो जो इसकी आवाज़, इसकी जैसी आवाज़ जो उसमें, उस शब्द में, उसमें भी ऐसी ही ध्वनि आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे स्टार्ट, स्टार्ट के लिए क्या आएगा, स्टार्ट के लिए HEART, हार्ट। हार्ट यानी हृदय, स्टार्ट यानी शुरुआत, हार्ट यानी हृदय।
या पार्ट भी लिख सकते हैं, PART, पार्ट अपन ने ऊपर देखा था ना, पार्ट यानी हिस्सा। फिर अगला है बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी शुरुआत, तो इसका आ जाएगा विनिंग, WINNING, विनिंग। विनिंग यानी शुरुआत, बिगिनिंग यानी शुरुआत और विनिंग यानी जीतना, है ना। बिगिनिंग विनिंग एक जैसी आवाज़ आ रही है अंत में, है ना। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर हमने अगले एक वीडियो बना के डाल दिया है प्रश्न उत्तर का अलग से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्नों को हमने बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से प्रश्न उत्तर को समझाया है, तो आप वो वीडियो भी देख लें, तो आपके क्वेश्चन आंसर वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रश्न उत्तर के बाद जो कठिन शब्द हैं कविता में और प्रश्न उत्तर में, उनके अर्थ भी, स्पेलिंग, उच्चारण और अर्थ भी हमने लिखवाए हैं, तो आप वो कॉपी कंप्लीट करते चलो, फिर कॉपी बनाते चलो, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा समय ना लगे आपको रिवीजन करने में, है ना। अभी से आपकी फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट होती जाएगी, तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे एक लेसन को रिवाइज करने में, रिवीजन करने में। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी को मिलाइए, मैच यानी मिलाना, द फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए, नीचे जो सही जोड़ी दी गई है उसको मिलाना है। अब आपको यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया है, कप दिया है, प्लेट दी है और चम्मच दिया है ना। तो आपको चाय नहीं पीना है एक प्लेट में, और चम्मच से पोहे वगैरह नहीं खाना है। यहाँ पर आपको कुछ मज़ेदार चीज़ करने के लिए दिया है, ताकि आपका इंटरेस्ट और रुचि बनी रहे, इसलिए आपको सही जोड़ी मिलाना है ना। चाय पीना नहीं है, ना ही आपको पोहे खाना है चम्मच से। तो देखते हैं आप, एक कप के अंदर ही लिख दिया उन्होंने, क्या लिखा, ए चांस टू ब्लोट, एक अवसर सुधारने के लिए। अब आपको एक अवसर मिलता है सुधारने के लिए, तो क्या सुधारेंगे आप बताइए। वेरी गुड, गलतियाँ, आप गलतियाँ सुधारेंगे। ए चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक्स, है ना, तो इसका ये आएगा मिस्टेक्स, आवर मिस्टेक्स यानी हमारी गलतियाँ। 1 नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना बच्चों। तो पहले वाले का क्या आएगा, ए चांस टू ब्लोट आवर मिस्टेक्स, एक अवसर हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। फिर है इट ओनली टेक्स, केवल एक ही चीज़ चाहिए होती है, क्या, गहरी इच्छा होनी चाहिए हमारी कोई भी काम करने के लिए। इट ओनली टेक्स डीप डिज़ायर, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, ये दूसरे नंबर के लिए जाएगा, है ना। आपको ये ऐसा मिलाना चाहो तो मिला लो, पर ये सही तरीका नहीं है ना। जैसे इट ओनली टेक्स लिखा ना, उसके सामने आपको ए डीप डिज़ायर लिखना है, मतलब जो सही है उसके सामने सही वाला लिखना है, फिर कॉपी में मतलब सही जोड़ी बनाना है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, एक गहरी इच्छा होनी चाहिए, है ना। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सिर्फ एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। हमने पार्ट और क्वेश्चन आंसर को बहुत आसानी से अच्छे से समझा है। तीसरा दिया है बच्चों, टू ऐड अ लिटिल, थोड़ा सा, ऐड यानी भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए, लिटिल सनशाइन, टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश भरना चाहिए। और फिर अगला है सो नेवर गिव अप इन, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कब हार नहीं मानना चाहिए, निराशा में, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, तो ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर का, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी हमें निराशा में हार नहीं माननी चाहिए, है ना। तो आपको फिर से बता देता हूँ, पहला है अपना ए चांस टू ब्लोट, एक अवसर सुधारने के लिए, तो इसका क्या जाएगा, आवर मिस्टेक्स, पहला ये गलतियाँ। और दूसरा है इट ओनली टेक्स ये डीप डिज़ायर, ये दूसरे नंबर पे जाएगा डीप डिज़ायर वाला, ये पहला आवर मिस्टेक्स और दूसरा ए डीप डिज़ायर। फिर तीसरा है टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, तीसरा ये हो जाएगा अपना एक सूर्य का प्रकाश भरने के लिए। फिर सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, चौथा अपना ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, इन डिस्पेयर, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द पैसेज केयरफुली, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पैसेज यानी गद्यांश, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। अब बच्चों ये बहुत आईएमपी चीज़ है, एक पैसेज आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है। 5 नंबर का एक पैसेज यानी गद्यांश, कोई सा भी पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसके नीचे आपको 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, उनके आंसर आपको उसी गद्यांश में से ढूंढकर, उसी पैसेज में से ढूंढकर आपको लिखना रहता है। तो एग्ज़ाम में 10वां प्रश्न आता है 5 नंबर के लिए, पैसेज वाला, सबसे आखिरी वाला जो प्रश्न रहता है उसमें पैसेज दिया रहता है और उसमें गद्यांश पैसेज में से नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनके आंसर लिखना रहता है। जैसे ये पैसेज दिया है ना, ये पैसेज दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर दिए हैं। ये पैसेज दिया है पूरा और इसके नीचे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ये 1 2 3 4 5 है ना। तो इन प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं और उसके आंसर अपने को पैसेज में ही मिलेंगे, वहीं से आपको अपने को ढूंढना है। तो बच्चों पैसेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हमें प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हमें जब हम फिर पैसेज पढ़ेंगे तो हमें आंसर वहीं पर मिलते जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस पैसेज के प्रश्नों को पढ़ते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इन प्रश्नों के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है बच्चों, व्हाट वाज द चैलेंज, मतलब चुनौती क्या थी। अभी अपन पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या चुनौती थी। दूसरा प्रश्न दिया है, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सेक, पहले कौवे की बोरी में क्या था। तीसरा प्रश्न है, व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रो सेक, दूसरे कौवे की बोरी में क्या था। चौथा प्रश्न है, हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, बारिश होने का अंदाज़ा या अनुमान कौन लगा रहा था। और पांचवा प्रश्न है, हु वाज डिफीटेड, कौन हार गया। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें ऊपर पैसेज में मिलेंगे। तो पढ़ते हैं पैसेज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है, 2 कौवे के बारे में है। और अब देखते हैं कौन कौवा अपना दिमाग लगाता है और रेस जीत जाता है। 2 कौवे हैं, उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया है कि कौन तेज़ उड़ता है या तेज़ रेस लगा रहे हैं। वो जैसे अपन बच्चे हैं ना, अपन तो रेस लगाते हैं कि कौन पहले वहाँ पहुँच जाएगा, उसको चीख के वापस आएगा। उस तरह से कौवे भी रेस लगाते हैं, है ना। उनका भी मन करता होगा यार रेस लगाते हैं अपन, और उनको भी मज़ा आता होगा कि देखते हैं कौन जीतता है। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते, अब पैसेज अपन पढ़ते हैं। 2 क्रोस चैलेंज्ड ईच अदर, 2 कौवे ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया, मतलब चुनौती दे दी। क्या दी, टू सी विच देम कुड फ्लाई हायर, कि देखते हैं कौन ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है ना। क्रोज यानी कौवे, चैलेंज यानी चुनौती दी, सी यानी देखते हैं, विच ऑफ देम मतलब उन दोनों में से, हम दोनों में से, फ्लाई हायर कौन ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है ना। वाइल कैरिंग सैक ऑफ द सेम साइज, उन्होंने क्या करा, दोनों ने समान आकार की बोरी ले ली, समान आकार की दोनों ने बोरी ले ली और एक चैलेंज लगाया कि कौन ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है। अब आगे क्या होता है, द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन, पहले कौवे ने अपनी बोरी में क्या भर लिया, रुई भर ली, है ना। फर्स्ट क्रो जो था उसने अपनी बोरी में भरी रुई। ये क्वेश्चन अपने पढ़ा था ना कि पहले कौवे ने बोरी में क्या भरा, तो उसका आंसर आ जाएगा द फर्स्ट क्रो फील्ड। अभी मैं बता दूंगा कैसे आपको आंसर कहाँ से लिखना है। अभी अपन पैसेज पढ़ लेते हैं। पहले कौवे ने क्या करा, उसकी बोरी में कॉटन यानी रुई भर लिया। एंड लाफ्ड द अदर क्रो, और लाफ्ड यानी हंसा, द अदर क्रो दूसरे कौवे पर हंसने लगा, है ना। उसने क्या सोचा, मैंने तो मेरी बोरी में रुई भर लिया, अब ये तो हल्की है तो मैं ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ सकता हूँ। Who had filled his with salt which was much heavier, है ना। दूसरे कौवे पे वो हंसा जिसने कि अपनी बोरी में क्या भरा था, विथ सॉल्ट, मतलब दूसरे कौवे ने अपनी बोरी में नमक भरा था। विच was much heavier, जो कि बहुत अधिक भारी था। ऑब्वियसली बात है कि नमक जो है भारी रहेगा रुई से। पहले कौवे ने क्या करा, रुई भर ली और
दूसरे कौवे पे हंसने लगा, जो कि दूसरे कौवे ने अपनी बोरी में क्या सॉल्ट यानी नमक भरा था, जो कि थोड़ा उससे अधिक भारी था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ कहानी में। आपको दिखाई दे रहा है 2 कौवे, ये है दोनों उड़ रहे हैं। अब पता नहीं इसने किसने नमक भरा और किसने रुई भरी, अब इसमें पता नहीं चल रहा है ना। चलो अब कहानी पढ़ते हैं आगे अपन तो। हाउएवर, जैसे ही व्हेन इट बिगन टू रेन, जैसे ही बारिश शुरू हो गई, एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि दूसरे कौवे ने एक्सपेक्टेड यानी अनुमान लगाया था, उसको लग रहा था कि बारिश होने वाली है, तो उसने क्या दिमाग लगाया कि अपनी बोरी में नमक भर लिया दूसरे कौवे ने। द साल्ट बिगेन टू डिज़ोल्व, और जो नमक था वो बारिश की वजह से घुलने लग गया। अब नमक घुलेगा तो क्या होगा, उसकी बोरी हल्की हो जाएगी। और आगे देखते हैं, द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन, और जो पहला कौवा था जिसने अपनी बोरी में रुई भरी थी, उसने क्या है पानी को सोख लिया। द कॉटन यानी रुई, एब्जॉर्ब्ड यानी सोख लिया, पानी को सोख लिया। रेन वाटर, बारिश के पानी को सोख लिया, तो मतलब अब रुई में पानी भरा गया तो रुई तो भारी हो गई, अब उसके लिए उठाने में उसको दिक्कत आ गई। एंड बिकम सो हेवी, और वह रुई की जो बोरी थी, पहले कौवे ने जो कॉटन भरी थी, रुई भरी थी अपनी बोरी में, उसमें पानी, बारिश के पानी ने, उस रुई ने बारिश के पानी को ऑब्जर्व कर लिया तो वो भारी हो गई। और जो दूसरा कौवा था जिसने नमक भरा था बोरी में, तो बारिश के पानी से नमक घुल गया तो उसकी बोरी जो हो गई हल्की हो गई। आगे देखते हैं, द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड एंड ही हैड टू एडमिटेड डिफीट। जो पहला कौवा था उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह उस बोरी को लेके हवा में ऊंचाई पे उड़ सके, और उसने अपनी हार मान ली, एडमिटेड डिफीट, और वो उसने एडमिटेड यानी मान ली, डिफीट यानी हार, है ना। अब उसमें इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वह उस बोरी को लेके आसमान में ज़्यादा ऊपर उड़ सके, है ना। स्ट्रेंथ यानी उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी, डिड नॉट नहीं बची थी कि वह उस बोरी को लेके हवा में ज़्यादा ऊंची उड़ान भर सके। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से 2 कौवे ने आपस में चैलेंज किया था एक दूसरे को कि अपन दोनों देखते हैं कौन ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है। तो एक पहले कौवे ने तो अपनी बोरी में रुई भर ली थी और दूसरे कौवे ने नमक भर लिया था, क्योंकि उसको अंदाज़ा लग रहा था कि बारिश हो सकती है, बारिश का मौसम है, तो बारिश में नमक घुल जाएगा तो मेरी बोरी हल्की हो जाएगी तो मैं ज़्यादा ऊपर उड़ सकूँगा। और पहले कौवे ने क्या सोचा, पहले से ही दिमाग लगा लिया कि मैं रुई भर लेता हूँ तो मैं तो इससे ऊपर उड़ लूँगा, है ना। लेकिन बारिश जब हुई तो रुई में पानी भरा गया और रुई भारी हो गई और वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सका और उसने हार मान ली। तो बच्चों, अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, है ना। ये आपको पैसेज इस तरह से सॉल्व करना है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए, और जिन भी क्वेश्चन जो भी दिए हैं उसके आंसर उसमें ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपन, व्हाट वाज द चैलेंज, मतलब चैलेंज क्या था, चुनौती क्या थी, है ना। अब देखते हैं ऊपर कैसे आपको आंसर ढूंढना है। अब चैलेंज जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ पर आपको ढूंढना है चैलेंज कहाँ लिखा है। तो देखो, चैलेंज्ड ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, अगर यहाँ से यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। या फिर आप उसको अच्छे से जमा के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, द चैलेंज्ड वाज दैट विच वन कुड फ्लाई हायर, द चैलेंज वाज दैट विच वन कुड फ्लाई हायर। लेकिन यह अभी थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, अभी आप छोटी क्लास में हैं, तो आप तो जैसा आप प्रश्न से मिल रहा है वैसा के वैसे ही आप लिख देंगे तो भी चलेगा, है ना। चैलेंज से लिख देंगे, चैलेंज्ड ईच अदर टू सी विच वन कुड फ्लाई हायर तक लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका पहला। और दूसरा प्रश्न देखते हैं अब, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रोस सेक, पहले कौवे की बोरी में क्या था, जल्दी बताओ। पहले कौवे की बोरी में क्या था, पहले कौवे ने अपनी बोरी में रुई भर ली थी, कॉटन। देखिए, द फर्स्ट क्रो फिल्ड विथ हिज सेक विथ कॉटन, ना, यहाँ से यहाँ तक कॉटन तक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा,
है ना। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के उसका आंसर लिखना है। ऐसे ही पांचों प्रश्न के आंसर आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है व्हाट वाज देयर इन द सेकेंड क्रॉस एग, दूसरे कौवे की बोरी में क्या था। जल्दी बताओ, दूसरे कौवे ने अपनी बोरी में क्या भरा था। वेरी गुड, दूसरे कौवे ने अपनी बोरी में नमक भरा था, है ना। द अदर क्रो हु हैड फिल्ड ही साल्ट हु हैज फिल्ड ही विथ सॉल्ट, सॉल्ट तक लिख देंगे यहाँ से। अदर क्रो या सेकेंड क्रो लिख सकते हैं, अदर क्रो की जगह सेकेंड क्रो फिल्ड हिज विथ सॉल्ट, फिल्ड हिज सेक विथ सॉल्ट, मतलब उसने अपनी बोरी में नमक भरा था दूसरे कौवे ने। अब चौथा प्रश्न देखते हैं हु वॉज एक्सपेक्टिंग रेन। चौथा प्रश्न है बारिश होने की संभावना या आशंका किसे थी। तो बारिश होने की आशंका दूसरे कौवे को थी, क्योंकि उसने नमक भरा था और उसको लग रहा था कि बारिश होगी तो मेरा नमक घुल जाएगा और मेरी बोरी हल्की हो जाएगी। इसका आंसर अपने को मिलेगा यहाँ पर, ये देखो, एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, है ना, इट बिगेन टू रेन, मतलब बारिश शुरू हो गई। एज द सेकेंड क्रो हैज़ एक्सपेक्टेड, तो क्या जाएगा द सेकेंड क्रो हैज़ एक्सपेक्टेड और आगे रेन जोड़ देंगे, या फिर यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी चलेगा। इतना इतना, एज द सेकेंड क्रो हैज़ एक्सपेक्टेड और आगे रेन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, द सेकेंड क्रो वाज एक्सपेक्टेड रेन या एक्सपेक्टिंग रेन, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है हु वाज डिफीटेड, कौन हार गया, किसने हार मान ली। तो जो पहला कौवा था उसने हार मान ली, क्योंकि उसने रुई भरी थी, रुई में पानी भरा गया और वो भारी हो गई, वो ऊपर उड़ नहीं सका। तो हु की जगह आप क्या कर दोगे, हु की जगह लिख दोगे फर्स्ट क्रो, ये हु की जगह यहाँ पे लिख के मैं बता रहा हूँ फर्स्ट क्रो, FIRST, फर्स्ट CROW, फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड। बाकी प्रश्न से लिख देंगे फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड, पहला कौवे ने हार मान लिया, पहला कौवा हार गया, है ना। ये देखो फर्स्ट क्रो डिड नॉट टू हैव, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हैड एडमिट डिफीट, उसने हार मान ली, फर्स्ट क्रो एडमिट डिफीट, मतलब उसने पहले कौवे ने हार मान ली। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हु की जगह आप लिख देंगे फर्स्ट क्रो और वाज डिफीटेड, पहला कौवा हार गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं लेट्स राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए अ नाइट बिफोर एग्जामिनेशन। टॉपिक ये दिया है, किस विषय पे लिखना है, ए नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा के पहले की रात, परीक्षा के पहले की रात पर एक पैराग्राफ, एक आपको गद्यांश टाइप ही लिखना है। यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनकी सहायता से आपको इस विषय पर एक पैराग्राफ लिखना है। विषय क्या है अपना, ए नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की पहले की रात, है ना। जैसे अब कल आपका पेपर है तो उससे पहले वाली रात में आप क्या क्या करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, वो आपको लिखना है। बच्चों ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का आता है ना। आप ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये जैसे ये राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए। अब यहाँ पर ए नाइट बिफोर एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर आपको कुछ भी टॉपिक दे देंगे, जैसे ट्रीज अवर सेवियर, ट्री का दे दिए, है ना, ट्री पे लिखिए एक पैराग्राफ, नीचे कुछ शब्द दे देंगे। या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन पे, BRISTHDA, बर्थडे सेलिब्रेशन, है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन पे बोल देंगे कि एक पैराग्राफ लिखिए। ये 5 नंबर का आता है बच्चों, तो ये भी हमको इसको करना सीखना है कि किस तरह से इसको करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन और ट्री वाला लगभग हर साल पूछा जाता है, मतलब कोई एक ही पूछा जाता है, कभी ट्री वाला पूछ लेते हैं, कभी बर्थडे सेलिब्रेशन वाला पूछ लेते हैं। और अभी यहाँ पर अपने को कौन से विषय पे लिखना है, ए नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, परीक्षा के पहले की रात्रि में आप क्या करते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, वरी यानी चिंता, कन्फ्यूजन यानी
असमंजस, बुक्स एंड नोट्स स्कैर्ड, किताब और पुस्तकें इधर उधर फैली है। क्रेमिंग यानी रटना, फॉरगेटिंग यानी भूल जाना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। लास्ट रिवीजन अंतिम रिवीजन। नो फूड नो स्लीप, ना ही खाना ना ही नींद, मतलब खाना भी नहीं हो पा रहा है, नींद भी नहीं आ पा रही है। परीक्षा का इतना टेंशन है। पेरेंट्स एंग्री मतलब माता पिता अलग गुस्सा हो रहे हैं कि आपने पढ़ाई नहीं करी और आप लास्ट नाइट है, आप इतना रट रहे हो, एग्ज़ाम में भूल जाओगे या फिर नींद आएगी। फियर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का डर है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। इन सब शब्दों से मिलाकर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों इसको मैं अभी आपको यूं ही बता देता हूँ। अब यहाँ पे लिखूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर अपन इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से इसको अच्छे से सही तरीके से करना चाहिए, है ना। अब ऊपर कुछ शब्द दिए हैं तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे वरी है तो परीक्षा की एक रात पहले की बात है तो सब पास्ट टेंस में चलेगा, मतलब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड फॉर्म आएगा, क्योंकि वो चीज़ें जो है बीत चुकी है। परीक्षा की एक रात पहले की बात है, परीक्षा के एक दिन पहले की रात की बात है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह से लिखते हैं। आई वॉज वेरी वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नीचे जो लाइन दी है ना उसमें लिखना आप। आई वॉज़ वेरी वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। वरी यानी चिंता, मैं बहुत ही चिंतित था परीक्षा को लेकर। अब अगला शब्द दिया है कन्फ्यूज़न। अब कन्फ्यूज़न से क्या अपन सेंटेंस बनाएंगे, ये बना सकते हैं आई वॉज़ वेरी वरीड अबाउट द एग्ज़ाम, ये हो गया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, मेरे सामने बहुत ही सारी दुविधा थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। और फिर अगला है बुक्स एंड नोट्स स्कैर्ड, काफ़ी पुस्तक इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। इसका बनाएंगे अपन, चलो यही बता देता हूँ आपको, नीचे आगे बढ़ाना है उसी लाइन में। माई बुक्स एंड नोट्स, है ना। ये जो शब्द दिया इसका यूज़ करना है और बाकी आप वाक्य को आगे जितना भी जैसा भी बढ़ाना चाहते हैं आपके हिसाब से। माई बुक्स एंड नोट्स वर स्कैर्ड इन द रूम, वर स्केटर्ड यानी फैले हुए थे, इन द रूम यानी मेरे कमरे में, इन द रूम। चलो ठीक है, ये हो गया। क्रेमिंग यानी रटना, तो इसका हो जाएगा आई वॉज क्रेमिंग और फॉरगेटिंग, मैं रट रहा था और भूल रहा था। आई वॉज क्रेमिंग द आंसर एंड फॉरगेटिंग देम इमीडिएटली, एंड आई वॉज क्रेमिंग द आंसर, मैं आंसरों को रट रहा था, उत्तरों को। आई वॉज क्रेमिंग द आंसर एंड फॉरगेटिंग और भूल रहा था उन्हें, एंड फॉरगेटिंग देम और उन्हें भूल रहा था। इमीडिएटली लिखना चाहता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत उन्हें भूल जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगला है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। I was only reading READING, I was only reading कौन से क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सिर्फ वही क्वेश्चन याद कर रहा था जो मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आई वॉज ओनली रीडिंग एक्सपेक्टेड QUSTION। बच्चों राइटिंग पे मत जाओ, अभी अपने को सिर्फ यूँ ही समझना है कि इसको लिखते कैसे हैं। फिर इसका एक अलग से सेपरेटेड वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें व्यवस्थित तरीके से अपन स्टार्टिंग से देखेंगे कि किस तरह से शब्द दिए रहते हैं और किस तरह से हम छोटे छोटे उनसे वाक्य बनाकर इन सारी चीज़ों को
इस विषय पर एक लेख लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर है अगला लास्ट रिवीजन, नो फूड नो स्लीप। इसमें लिख सकते हैं अपन दिस वाज माय लास्ट रिवीजन, दिस वाज माय लास्ट रिवीजन, यह मेरा अंतिम रिवीजन था, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं है, अगले दिन तो पेपर है। दिस वाज माय लास्ट रिवीजन, दिस वाज माय लास्ट रिवीजन, यह मेरा अंतिम रिवीजन था। फिर अगला है नो फूड नो स्लीप। आई वॉज नॉट टेकिंग फूड एंड स्लीप प्रॉपरली। मैं सही तरीके से खाना नहीं खा पा रहा था और ना ही मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम का टेंशन इतना था। आई वॉज नॉट टेकिंग फूड एंड स्लीप प्रॉपरली। मैं ना तो सही तरीके से खाना खा पा रहा था और ना ही सही तरीके से नींद ले पा रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम का टेंशन था। पेरेंट्स एंग्री, पेरेंट्स माता पिता गुस्सा हो रहे थे। अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतना पढ़ोगे तो गुस्सा ही होंगे, साल भर अगर तैयारी नहीं करी और एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो गुस्सा ही होंगे पेरेंट्स, माता पिता। माय पेरेंट्स वर एंग्री ऑन मी, हाँ छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा, वर एंग्री ऑन मी। माय पेरेंट्स मेरे माता पिता वर यानी हो रहे थे, एंग्री यानी गुस्सा, ऑन मी मेरे पर, है ना। यहाँ पर सिर्फ वाज और वर ही चलेगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं अपन, एक रात पहले की एग्ज़ाम की, तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर ही आएगी। अब ये क्या होता है ये सब फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा बाद में। फिर है फियर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, परीक्षा का डर। तो इसको अपन ऐसा बना सकते हैं, फियर ऑफ एग्ज़ामिनेशन परीक्षा का डर था। फिर अगला लेते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ड्यू टू लिख देते हैं, ड्यू टू मतलब के दौरान, के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कमी के कारण मुझे परीक्षा का डर था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ यहाँ से लिख लेना स्पेलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना बच्चों। सेल्फ क्या है, कॉन्फिडेंस, यहाँ पे जगह नहीं है ना। फियर ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, परीक्षा का डर था मेरे अंदर क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। अगर आगे आप बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। आई थिंक आई विल बी फेल, और मुझे लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, जितना दिया था उतना अपन ने यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें का लिख लिया। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 7566562294, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। उस कॉल पर भी आप पूछ सकते हैं, आपकी जो भी परेशानी है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। जो चीज़ भी कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर है 7566562294। बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, लेट्स डू इट, आओ इसे करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको मज़ा आएगा। ऊपर वाली चीज़ में तो आपको बोरियत होगी कि कैसे कैसे यार इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे लिखेंगे क्या है, पर वो तो मैं आपको सिखा दूंगा आगे वाले आने वाले वीडियो में कैसे लिखते हैं। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है आपके लिए, लेट्स डू इट, आओ इसे करते हैं। अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला के प्रत्येक अल्फ़ाबेट को एक नंबर दिया गया है। जैसे ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है ना। प्रत्येक लेटर को एक प्रत्येक अल्फ़ाबेट को एक नंबर दिया गया है। इन द बिलो टेबल, नीचे जो टेबल दी है, रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, है ना। इस तालिका को पढ़िए और डिकोड द मैसेज, जो भी मैसेज दिया है उसको डिकोड कीजिए। मतलब कोडिंग, ये एक रीजनिंग टाइप का है, तर्क शक्ति, आपका दिमाग का थोड़ा टेस्ट है। तो
देखते हैं कि क्या कोड दिया है और क्या, जैसे अपन स्कूल में भी आपस में कोड वर्ड में बात कर लेते था दोस्तों से, ताकि तीसरे व्यक्ति को समझ नहीं पड़े कि क्या बात हुई। तो इसी तरह से ये भी कोडिंग में दिया गया है, इसको डिकोड करना है ना। तो ये पहले तो ए से लेके यहाँ पर जेड तक ABCD लिखी है, फिर उसके ऊपर उनके कोड वर्ड दिए हैं, मतलब उसके एक नंबर दिया, ए के लिए 1, बी के लिए 2, इसी तरह से ये 26 लीटर के लिए 26 नंबर दे दिए गए हैं। अब बच्चों आप समझ ही गए क्या करना है। यहाँ पे 14 लिखा है तो क्या जाएगा, 14 पे क्या है देखो जल्दी, 14 पे है आपका ये N, 14 के लिए N आ गया। 5 लिखा है, 5 के लिए है E, तो यहाँ जाएगा ENE। फिर है 22 पे क्या है, 22 पे आए VNEV। फिर है 5 पे फिर वापस से ENEVE। 18 पे क्या है बच्चों, 18 पे है RNEVER, नेवर, है ना। इसी तरह से बच्चों आप आगे वाले करिए, है ना, ये आप कर लोगे। 7 के लिए क्या आ जाएगा, या ये पूरा बनेगा नेवर गिव अप, अभी भी हार नहीं मानना चाहिए। फिर आगे बनेगा इन डिस्पेयर, और जो भी बनेगा, है ना। तो आप बनाना आगे, एक और मैं करके बता देता हूँ ये वाला, है ना। 7 नंबर पे क्या है, चलो इसको मिटा देते हैं। 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे क्या है, ये G, 7 नंबर पे G लिख दिया अपन ने। फिर 9 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे आई है GI। फिर 22 नंबर पे क्या है, 22 नंबर पे कोड है अपना V दिया हुआ है, GIV। फिर 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे है E, है ना, गिव। यहाँ पे आया था नेवर, यहाँ गिव, यहाँ अप। इस तरह से बच्चों ये नंबर देख के आप ऊपर से भरना, बहुत ही आसान है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर नंबर दिया ही है मैंने, उस पर कॉल करके या फिर उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अगले वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, द थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है वो भी, उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।